Hello everyone, I am Jyoti Vijayvargiya from Bhubanesh Bal Vidyalaya, Kota. Today we will study about chapter 6 Judiciary, class 11th Political Science. In this chapter we will study about the judiciary and parliament, the structure of the judiciary, judiciarian rights and judicial activism. It also highlights the needs for the judiciary and also the judicial institutions, Supreme Court, High Court and their various jurisdiction. Many times courts are seen only as arbitrators in disputes between individuals or private parties, but judiciary performs some political functions also. Judiciary is an important organ of the government. The Supreme Court of India is in fact one of the very powerful courts in the world. Right from 1950, the judiciary has played an important role in interpreting and in protecting the Constitution. In this chapter, we will study the role and importance of the judiciary. Firstly, a question arises here, why do we need an independent judiciary? In any society, disputes are bound to arise between individuals, between groups, and between individuals or groups and government. All such disputes must be settled by an independent body in accordance with the principle of rule of law. This idea of rule of law implies that all individuals, rich and poor, man or woman, forward or backward caste, are subjected to the same law. तो जितने भी किसी भी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स हैं, उन सबको एक ही लॉ जो है वो होना चाहिए और इसीलिए एक रिक्वायरमेंट है हमको कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट हो. उसके लिए फर्स्ट रीज़न ये है कि द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड एंश्योर सुपरमेसी ऑफ लॉ. क्योंकि जुडिशरी का जो प्रिंसिपल रोल है वो यही है कि वो लॉ को प्रोटेक्ट करे और लॉ की सुपरमेसी को एंश्योर करे. सेकेंड इज़ इट सेफगार्ड्स राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, settles dispute in accordance with the law and ensures that democracy does not give way to individual or group dictatorship. कि जितने भी हमारे राइट्स हैं उन सब का सेफगार्ड बने हमारा जुडिशरी सिस्टम. हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका जो सेटलमेंट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो और इस बात के लिए वो एंश्योर करे हमको कि कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं करेगा और कंट्री में जो है वो डेमोक्रेसी ही रहेगी. तो ये जो सारी सेटलमेंट्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही कर सकती है. थर्ड इज़ इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू ऑल दिस इट इज़ नेसेसरी दैट द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल प्रेशर. और ये सब कब पॉसिबल है कि जब जुडिशरी जो है किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगी. सेकेंड टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी? फर्स्ट पॉइंट इज the other organs of the government like executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice. की गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं लाइक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वो जुडिशरी को इस बात किसे नहीं परेशान करें कि वो इस बात से नहीं देखें कि वो जस्टिस करने में ही अनेबल हो जाए, उसके फंक्शनिंग में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करें. सेकेंड इज द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी की जो डिसीजंस हैं उनमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करें दूसरे ऑर्गन्स और जजेज जो हैं वो अपने फंक्शंस को विदाउट फियर एंड फेवर के फुलफिल कर सकें. थर्ड इज जुडिशरी इज़ अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. और जुडिशरी जो होती है वो किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इट इज़ देयर फॉर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो ताकि जो हमारे डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो अकाउंटेबल हो सके और वो हमारे कंट्री के पीपल के लिए काम कर सके। तो इस तरह से जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसका मीनिंग है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। अभी तो बात हमने कर ली कि भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मीनिंग है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। बट अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, कि हम किस तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोवाइड करा सकते हैं और प्रोटेक्ट करा सकते हैं, किस तरह से जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बनेगी। फर्स्ट पॉइंट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थ्रू सेवरल मेजर्स। कुछ मेजरमेंट हैं जिनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती है। फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। हमारा जो लेजिस्लेचर है वो जजेज के अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह का इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है। सेकेंड इज टू बी अपॉइंटेड एज अ जज a person must have experience as a lawyer and or must be well versed in the law। और किसी भी जो भी पर्सन एज ए जज अपॉइंट हो रहा है वो या तो एक्सपीरियंस्ड लॉयर होना चाहिए या लॉ का बहुत ही जानकार पर्सन होना चाहिए। थर्ड इज़ द जजेज हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, और जजेज जो है उनका टेन्योर फिक्स है, किसी भी तरह का उनका जो रिटायरमेंट का जो टाइम है उससे पहले उनको उनकी पोस्ट से जो है रिमूव नहीं किया जा सकता। तो दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। इन एक्सेप्शनल केसेज जजेज में भी रिमूव, और कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो तो जजेज को रिमूव किया जा सकता है। Next is security of tenure ensures that judges could function without fear or favor। और जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो इस जजेज के इस बात के लिए इंश्योर करती है जजेज को कि वो अपना काम अपना फंक्शन जो है वो विदाउट फियर और फेवर के करें। The Constitution prescribes a very difficult procedure for the removal of the judges. The Constitution makers believed that a difficult procedure of removal would provide security of office to the members of the judiciary। और कॉन्स्टिट्यूशन ने, हालांकि ये अलग बात है कि जजेज के रिमूवल के लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो प्रोसेस बनाया है जजेज के रिमूवल का वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही मतलब बहुत आसान नहीं है किसी भी जज को उसकी सीट से रिमूव करना। नेक्स्ट इज द जुडिशरी इज़ नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ईदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशरी अपने सैलरीज के लिए अपने पेमेंट के लिए भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे प्रोसेस फॉलो किए हैं। यू कैन अंडरलाइन इन योर NCERT बुक दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। अब हमारे जो जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो फर्स्ट जो तरीका है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज का वो ये है कि हमारा जो जजेज के अपॉइंटमेंट हैं वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से कोई कभी फ्री रहे नहीं हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। और हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस करते ही हैं। Over the years, a convention had developed whereby the senior most judge of the Supreme Court was appointed as the Chief Justice of India। ये एक कन्वेंशन डेवलप हो गया कि भाई जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वही CJI होंगे इंडिया के। CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर ये एक दो बार जो है ये कन्वेंशन जो है वो ब्रोक भी हुआ है। फर्स्टली इन 1973 जब A.N. रॉय को अपॉइंट किया गया CJI, उनके 3 सीनियर जजेज को मतलब लांग कर कह सकते हैं कि भाई 3 सीनियर जजेस थे उनके, पर उन 3 सीनियर जजेज को हटाकर और A.N. रे को जो है CJI अपॉइंट किया गया। उसके बाद 1975 में
जस्टिस एम.एच. बेग थे, उनको अपॉइंट किया गया एच.आर. खन्ना को, जबकि जो सीनियर थे वो एच.आर. खन्ना थे, बट एच.आर. खन्ना को तो बनाया नहीं गया चीफ जस्टिस, और एम.एच. बेग को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। और द अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द CJI। और जितने भी जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो सारे जो जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट होता है, बट आफ्टर कंसल्टिंग द CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द फाइनल डिसीजन इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और फिर भी अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है जजेज के अपॉइंटमेंट में, तो जो लास्ट यानी फाइनल डिसीजन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिसाइड कर लेते हैं भाई किस जज को जो है अपॉइंटमेंट देना है। और दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बिटवीन 1982 एंड 1998। और इस तरह का मैटर जो है 1982 एंड 1998 में देखने को मिला कि initially the court felt that role of the chief justice was purely consultative, then it took the view that the opinion of the chief justice must be followed by the president. Finally, the Supreme Court has suggested that the chief justice should recommend names of the person to be appointed in consultation with 4 senior most judges of the court. और फिर फाइनली डिसाइड कर लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सजेस्ट करेगा चीफ जस्टिस को कि वो नेम जो हैं वो 4 जो सीनियर मोस्ट जज हैं कोर्ट के वो डिस्कस कर लें, कंसल्ट कर लें, और उसके बाद जितने भी जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट हो जाए। तो दस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ कोलेजियलिटी इन मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स। उसके लिए उन्होंने एक कॉलेज बना लिया है। कॉलेज का मतलब जूरी, जैसे कि जो सीनियर जजेज हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेज जो हैं वो बैठ के और फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए रिकमेंड कर देते हैं कि इन जजेज को जो है अपॉइंट किया जाना चाहिए। अब जो अपॉइंटमेंट हुआ है तो, और उसी तरह मैंने पहले भी बात की थी कि अब अपॉइंटमेंट के बाद रिमूवल जो है आसान नहीं है जजेज का, फिर भी एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है जजेज के रिमूवल के लिए। तो द रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। A judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the ground of proven misbehavior or incapacity। जब तक कि किसी भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, यदि उसका मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसको उनकी पोस्ट से रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेज अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और एक मोशन जो है वो चार्ज किया जाता है अगेंस्ट द जज, और स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स 2/3 मेजॉरिटी से बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में वो अप्रूव होना चाहिए, तभी जाकर किसी भी जज का रिमूवल पॉसिबल है। वाइल इट इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स द एग्जीक्यूटिव प्लेज अ क्रूशियल रोल, द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर्स ऑफ रिमूवल। This has ensured both balance of power and independence of the judiciary. While in making appointments, the executive, जब देखो जो जुडिशरी है जब अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं तो आपको मालूम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और जब उनका जब रिमूवल होता है तो लेजिस्लेचर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे क्या होता है कि जो पावर है उसका वो बैलेंस रहता है, पावर जो है बैलेंस रहता है, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी बनी रहती है। सो फॉर ओनली वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट। हालांकि केवल अभी तक एक ही केस ऐसा आया है जहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के जज की या हाई कोर्ट के जज की जो है रिमूवल की बात की है। ये पार्लियामेंट के सामने एक ही केस आया था, वो आया था इन 1991। द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वॉज साइंड बाय 108 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जस्टिस वी रामास्वामी ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द चीफ जस्टिस ऑफ the Punjab and Haryana High Court was accused
of misappropriating funds. In 1992, a year after Parliament has started the removal proceedings, a high-profile inquiry commission consisting of judges of the Supreme Court found Justice V. Ramaswamy guilty of willful and gross misuse of office and moral turpitude by using public funds for private purposes and reckless disregards of the statutory rules. While serving as the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, despite this strong indictment, Ramaswamy survived the parliamentary motion recommending removal. The motion recommending his removal got the required 2/3 majority among the members who were present and voting, but the Congress party abstained from voting in the house. Therefore, the motion could not get the support of 1/2 of the total strength of the house. So कि अब पता चले, इस इंसिडेंट से आपको पता चल ही गया होगा कि जजेस का जो रिमूवल है बहुत इजी टास्क नहीं है। और ये तो यहीं पे ही आज का ये वीडियो जो है फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप you have understood this topic. Thank you so much.